वेलकम। आज हम देखेंगे स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो जैसे कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो इसकी जो कंपोनेंट है वो ये हो सकती है कि उसकी कुछ एक्स कंपोनेंट होगी, उसे मैं लिखूंगा एक्स आई कैप, जे कंपोनेंट के कंपोनेंट, ये नंबर्स है। तो उसी तरह से बी वेक्टर को लिखा जा सकता है कंपोनेंट फॉर्म में। तो इसकी जो स्केलर प्रोडक्ट है उसे हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का एक अलग मतलब है। इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, इससे हम ये समझते हैं कि ये आई कंपोनेंट, और मान लिया मैंने ये x1 है, y1। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है, और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई करके। तो आई को मैं आई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक्स x1, वाई विथ y1, जेड विथ z1। तो ये इसकी रिजल्ट होगी। तो आप देख सकते हैं कि अर्लियर ये एक वेक्टर था, ये एक वेक्टर था क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन एसोसिएट था, आई जे और के। सेम बी भी वेक्टर था, बट इसका डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर है, इसलिए इसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। उसी तरह से डिफाइन करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट हम लिखते हैं ए क्रॉस बी से। तो उसकी मल्टीप्लिकेशन रूल डॉट प्रोडक्ट से अलग है। आगे स्लाइड्स में देखेंगे कि उसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि पहला प्रॉपर्टी यह है कि वो कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का अर्थ यह है कि ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी और बी डॉट ए की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी। तो इसका मतलब होता है कम्यूटेटिव। तो स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट इज ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव का अर्थ यह है कि अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो आप ये ए को बी पर और सी पर डिस्ट्रीब्यूट करके भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो। तो अगर दो वेक्टर्स है, मान लीजिए ए है और ये बी है, और इन दोनों के बीच की एंगल 90 डिग्री है, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे ए डॉट बी तो वो आएगी जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि ए डॉट बी को ऐसा भी हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और हमने देखा था कि अगर मैं इसकी मोड लेता हूँ तो ये डिनोट करती है वेक्टर ए की लेंथ और मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी की लेंथ टाइम्स कोस थीटा। तो ए डॉट बी और स्केलर प्रोडक्ट को इस तरह से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं यहाँ पर टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कर रहा था, बट यहाँ पर मुझे करना क्या है कि इसकी लेंथ और बी की लेंथ को मल्टीप्लाई करना है उस, और साथ में किसकी प्रोडक्ट लेनी है? दोनों के बीच की एंगल। तो ये 90 डिग्री है, तो हमें पता है कि कोस 90 डिग्री इक्वल टू जीरो। इसलिए जब भी दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा उसकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी। तो अगर मैं लेता हूँ दो वेक्टर्स ए और बी, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच की एंगल जीरो है। तो ए इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है क्योंकि हम वेक्टर को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, एंगल जीरो है। तो इस केस में क्या होगी? ए डॉट बी की जो डॉट प्रोडक्ट है, और इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो वो होगी ए बी कोस थीटा। हमें पता है कि थीटा जीरो है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो इक्वल टू ए बी। तो ये थी प्रॉपर्टी स्केलर प्रोडक्ट की।
तो और सारा कुछ देखते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि कोई भी वेक्टर ए है, इसकी 3 कंपोनेंट है। अगर ये 3 डायमेंशनल स्पेस में है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये आई जे के क्या बता रही है, ये डायरेक्शन बता रही है, और ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं लेता हूँ आई डॉट जे, तो इससे क्या समझना है कि आई की लेंथ टाइम्स जे की लेंथ इंटू कोस थीटा, इन दोनों के बीच के एंगल। तो हमें ये पता है कि आई और जे, ये आई और जे एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो इसकी जो स्केलर प्रोडक्ट है या तो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगी, 0। सेम उसी तरह से जे डॉट के की डॉट प्रोडक्ट होगी 0 और के डॉट आई की डॉट प्रोडक्ट होगी 0। उसी तरह से अगर मैं 2 पैरेलल वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूँ, उसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ लिया है आई डॉट आई, तो वो होगी 1, क्योंकि हमें पता है जो आई कैप है मतलब कि यूनिट वेक्टर है, मतलब ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, और कोस थीटा क्योंकि एक दूसरे से पैरेलल है तो ये एंगल जो है ये 0 होगी, तो कोस थीटा की वैल्यू होगी 1 इंटू 1 तो इक्वल टू 1। तो इसलिए आई डॉट आई 1 है, जे डॉट जे 1 है। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है 2 वेक्टर की एंगल, मान लीजिए मेरे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर ए कंपोनेंट फॉर्म में दी हुई है इस तरह से, और वेक्टर बी कंपोनेंट फॉर्म में दी हुई है। अब मुझे पता करना है कि ये एंगल थीटा क्या है। तो करना क्या है, हमें लिखना है ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू ए बी, और इन दोनों के बीच की एंगल कोस थीटा। और हमें पता है ए डॉट ये लेंथ है ए की और ये बी की लेंथ है, तो कोस थीटा क्या होगी, ए डॉट बी, और मैं इसे डिनोमिनेटर में लेके आता हूँ। तो सेम यही चीज़ यहाँ लिखा है। और ए डॉट बी हमने कैलकुलेट किया था, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है इसकी ईच टर्म को करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ए एक्स बी एक्स होगी पहला टर्म, ए वाई बी वाई होगी दूसरा टर्म, ए जेड बी जेड होगी तीसरा टर्म। तो होप आपको समझ आया होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हमने 2 वेक्टर्स लिया है और मुझे इसकी डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है, या तो आप इसे कहिए स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करूँगा, तो सबसे पहला है कि ये दोनों वेक्टर्स को लिखूँगा यहाँ पर, यहाँ जिस प्रकार से लिखा है, और डॉट प्रोडक्ट के लिए टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करूँगा। मतलब कि आई डॉट विथ आई 1 होगी क्योंकि ये 1 होगी, एंड 2 with 3 एंड 2 with 6। तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6 एंड दिस इज 12। तो इन दोनों का सम जो है 19 होगा। अब मुझे एंगल कैलकुलेट करना है, एंगल थीटा, मतलब कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब मुझे इनकी एंगल कैलकुलेट करनी है। तो हमने देखा था वो एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला को यूज़ करूँगा। और ये ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड है। ए क्या है, ए की लेंथ है, बी क्या है, बी की लेंथ है। तो सेम ए बी को मैं नीचे लेकर आता हूँ, और हमने कैलकुलेट किया ए डॉट बी जिसकी वैल्यू क्या थी, 19 थी। तो सेम 19 को मैंने यहाँ लिखा है। और ए और बी, तो ए की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, ये एक्चुअली ए की वैल्यू है ये 3 और बी की वैल्यू है 46। तो मैं दोनों का प्रोडक्ट लिया हूँ। और अब मुझे थीटा कैलकुलेट करना है। तो थीटा क्या होगी, ये कोस है तो मैं इसका इन्वर्स ले लूँगा, 19 3 रूट 46। तो ऐसे मैंने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। तो इसकी
लेंथ निकालनी है तो हमें करना क्या है, ये 2 3 -1 इनकी स्क्वायर ले लेनी है और सम करके इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो लेंथ ए की क्या होगी, √14। सेम उसी तरह से बी का निकालना है, √26। अब कैलकुलेट करना है ए डॉट बी, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है या तो स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए करना क्या है, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करना है। 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, और तो हमें ये मिलता है। और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे इट इज इक्वल टू 3। अब एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, अब ये इजी है। तो करना क्या है, उसके लिए ए डॉट बी निकालना है और डिवाइड करना है लेंथ ऑफ ए विथ लेंथ ऑफ बी। तो हमने ए डॉट बी निकाला था जो कि 3 था, और लेंथ ऑफ ए हमने यहाँ निकाला है 14, और लेंथ ऑफ बी ये हमने यहाँ निकाला है √26। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि दोनों के प्रोडक्ट को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2√91। तो ये था cos थीटा की वैल्यू। अगर मुझे थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मुझे इन्वर्स लेना होगा, तो मैं थीटा लिया हूँ cos इन्वर्स ये। अब नेक्स्ट सवाल ये है, द कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी। तो इससे क्या समझना है, अगर मेरे पास ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ये थीटा है, तो कंपोनेंट ऑफ ए की बी पर क्या कंपोनेंट है, तो ए को प्रोजेक्ट करना है बी पे, मतलब कि ए को प्रोजेक्ट करना बी पे, इसका मतलब है cos थीटा लेना। तो कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी क्या होगी, ए cos थीटा। ये एक्चुअली लेंथ है, लेंथ ऑफ ए cos थीटा। उसी तरह से कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए क्या होगी, लेंथ ऑफ बी। इससे इस पर प्रोजेक्ट करना है, तो जब भी हमें प्रोजेक्ट करना होता है तो हम थीटा लेते हैं, cos थीटा लेते हैं, cos थीटा। तो आप देख सकते हैं कि हमने ए का जो लेंथ है वो निकाला था यहाँ पर √14, तो मैंने √14 लिखा है, और cos थीटा हमने यहाँ कैलकुलेट किया है cos थीटा। तो ये चीज़ को मैंने यहाँ पुट किया और इससे मुझे कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी मिली, और सेम कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। प्रूव दैट 3 वेक्टर्स, हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, ये एक वेक्टर रहा, ये दूसरा वेक्टर, और ये तीसरा वेक्टर्स आर एट राइट एंगल्स टू वन अनदर। तो ये क्वेश्चंस ये कर रहा है कि हमें प्रूव करना है कि ये वेक्टर्स, मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। तो हमें ये करना है प्रूव कि ए बी और सी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए करना क्या है, पहले चेक करना है कि ए और बी परपेंडिकुलर है या नहीं। तो हमें क्या पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, वो 0 कब होती है, जब इन दोनों के बीच की एंगल 90 डिग्री है। तो पहले ए डॉट बी कैलकुलेट करेंगे, अगर वो 0 आती है मतलब कि ए और बी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो मैंने यहाँ पर ए लिखा है, उसे मल्टीप्लाई किया बी वेक्टर से, दोनों की जब डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो मैं पाता हूँ कि वो 0 है। ये क्या प्रूव करता है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अब दूसरे को चेक करना है, बी और सी की डॉट प्रोडक्ट मैं लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये भी 0 है। तो इसे मैं कह सकता हूँ कि बी इज परपेंडिकुलर टू सी। तो मैं ये दिखाया कि ए और बी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, बी और सी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अब ये चेक करना है कि ए और सी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है या नहीं। तो उसके लिए फिर डॉट प्रोडक्ट लेना होगा। तो मैंने यहाँ डॉट प्रोडक्ट लिया है, और जब आप डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो पाते हैं ये 0 है। तो ये प्रूव करती है कि ए बी और सी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमें कैलकुलेट करना है एंगल, ये लेमडा कैलकुलेट करना है, सो दैट ये वेक्टर 1 है और ये दूसरा वेक्टर है। तो ए लेमडा क्या होगा जिससे कि ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, और लेमडा क्या होगा जो कि ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर बनाएगा। तो करना क्या है इसके लिए, जब मैं कहता हूँ
एक दूसरे से पैरेलल है, कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच की जो एंगल है वो 0 है। मतलब कि इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है, मतलब इसे मैं लिख लेता हूँ A, इसे मैं लिख लेता हूँ B, तो जब ये पैरेलल है तो दोनों की जो बीच की जो एंगल है थीटा क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब ये है A डॉट B क्या होनी चाहिए, इसकी लेंथ टाइम्स इसकी लेंथ। तो आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इससे आपकी लेमडा निकल आएगी। ये एक तरीका है, फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या है, जब भी कोई दो वेक्टर्स पैरेलल होता है तो उसकी जो कंपोनेंट है उसकी रेशियो, मतलब कि A1 विद B1, मतलब ये टर्म बाय दिस टर्म इक्वल टू ये टर्म बाय ये टर्म होती है, दिस इज इक्वल टू दिस टर्म बाय दिस टर्म होती है। तो सेम चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ। तो इस तरह से भी बताया जा सकता है कि दो वेक्टर्स एक दूसरे से पैरेलल कब होगा, मीन्स लेमडा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो कैलकुलेट करने पर यह आता है कि लेमडा की वैल्यू 2 होनी चाहिए। नेक्स्ट करते हैं ये परपेंडिकुलर कब होगा। तो हमें पता है कि ये बहुत ही सिंपल केस है। फॉर केस ऑफ परपेंडिकुलर A डॉट B, ये क्या होगी A B, और इन दोनों के बीच की एंगल जब ये परपेंडिकुलर है मतलब थीटा क्या है 90 डिग्री है, तब इसकी वैल्यू हो जाती है 0, कोस 90 डिग्री इक्वल टू 0, तब हमें मिलता है 0, मतलब कि A डॉट B इक्वल टू 0। तो मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगा और इक्वल टू 0 करूँगा, तो इससे मुझे लेमडा मिल जाएगी। तो मैं जब लेमडा कैलकुलेट करता हूँ तो वो आती है -26। आइए देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो मान लिया हमने एक वेक्टर लिया A और दूसरा वेक्टर लिया B। इसकी कंपोनेंट है x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, और इसकी कंपोनेंट है x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। तो जब हमें वेक्टर प्रोडक्ट निकालनी है A क्रॉस B, तो उसे हम इस तरह से निकालते हैं। मैट्रिक्स लेते हैं और सेकेंड रो में A की कंपोनेंट डालते हैं। तो A की कंपोनेंट क्या है, x1 y1 z1, x1 y1 z1। B की कंपोनेंट क्या है, x2 y2 z2। ये इक्वल टू क्या होगी, ये डिटर्मिनेंट है, और मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने आता है। तो ये हो जाएगी y1 z2 माइनस z1 y2 तो ये थी क्रॉस प्रोडक्ट, और इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो A क्रॉस B में लिखूँगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप z1 k कैप क्रॉस x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। ये किसके इक्वल है, इसके i y1 z2 माइनस z1 y2। माइनस साइन को मैं अंदर ऑब्जर्व कर लेता हूँ, तो इसे मुझे मिलेगी z1 x2 माइनस x1 z2 के कंपोनेंट मुझे मिलेगी x1 y2 माइनस y1 x2। तो ये थी क्रॉस प्रोडक्ट या तो वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करने की रूल। तो इसे वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, और इनकी रिजल्ट जो है
वो भी एक वेक्टर है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर आई टर्म है, जे टर्म है और के टर्म है, तो इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़। तो जैसे कि हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट के केस में या तो स्केलर प्रोडक्ट के केस में ए डॉट बी वो कम्यूटेटिव थी, मतलब कि मैं उसे रिवर्स वे में भी लिख सकता था, पर क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि जब मैं इसकी ऑर्डर को चेंज करता हूँ, मतलब कि ए क्रॉस बी लिखने के बजाय मैं लिखता बी क्रॉस ए, तो एक माइनस साइन आ जाता है, जिसके कारण से ये एक दूसरे से इक्वल नहीं है। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो जैसे कि हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव था, उसी तरह से वेक्टर प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव बोलने का मतलब है ए बी और सी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमने जैसे देखा था ए डॉट बी को कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका क्या था, इसकी लेंथ लेना और बी की लेंथ लेना, उसको मल्टीप्लाई कर देना किससे, कोस थीटा से। तो सेम जब मैं ए क्रॉस बी लेता हूँ तो ये कैलकुलेट करते हैं ए बी की लेंथ, कोस थीटा ना लेकर मैं यहाँ लूँगा साइन थीटा। तो आपको समझ आ गया होगा कि डॉट प्रोडक्ट में हम लेते हैं कोस थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट में लेते हैं साइन थीटा। तो सेम ये चीज़ है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी जब थीटा इक्वल टू 90, अदरवाइज ये जनरल फॉर्म है ए बी साइन थीटा। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, जब दो वेक्टर पैरेलल होगा तब हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 होगी, और साइन 0 इक्वल टू 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगी उस केस में 0, और डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी उस केस में ए बी। क्यों, क्योंकि कोस थीटा इक्वल कोस 0 इक्वल टू 1, बट ए क्रॉस बी क्या हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि इस केस में कोस थीटा में ले रहा था, नाउ यहाँ पर लूँगा साइन थीटा, तो साइन 0 इक्वल टू 0। दूसरा देखता हूँ आई जे के, क्योंकि एक दूसरे से परपेंडिकुलर है आई जे के। तो जब मैं लेता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के साथ तो रिजल्ट क्या देगी के। तो हमें से आपको ये क्लॉकवाइज रूल याद रखना है। तो आई विथ जे वो देगी के, जे विथ आई मतलब ये उल्टा डायरेक्शन में घूम रहा है इस तरह से, तो इस केस में एक माइनस साइन आ जाएगी, माइनस के। तो जे विथ के, जे विथ के, तो ये आ जाएगी आई, वही मैं लेता हूँ उल्टा वे में के विथ जे, के विथ जे। तो जब भी ये सॉरी मैं इसे इरेज करता हूँ। तो रूल ये है, आपको दो रूल याद रखना है। जब मैं एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर लेता हूँ आई जे के, तो इस ऑर्डर में ये होती है पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज ऑर्डर में, क्लॉकवाइज इस ऑर्डर में ये होती है नेगेटिव। तो अगर मैं लेता हूँ आई विथ जे, तो आई विथ जे ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर है, तो रिजल्ट क्या होगी के। अब लेता हूँ जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो ये तो क्लॉकवाइज ऑर्डर होगी, तो ये हो जाएगी माइनस के। सेम क्या है जे विथ के, जे के हो जाएगी आई, आई के आई, के आई हो जाएगी जे, जे, और वही क्लॉकवाइज लूँगा तो ये हो जाएगी माइनस जे। और कोई भी सेम यूनिट वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच के एंगल क्या है 0 डिग्री, और साइन 0 इक्वल टू 0। सेम जे क्रॉस जे इक्वल टू 0, के क्रॉस के इक्वल टू 0।
तो वो आपको समझ आ गया होगा। तो हमने ये भी देखा कि हमारे पास दो वेक्टर्स है ए और वेक्टर बी, तो उसे हम इस तरह से लिखते हैं और मल्टीप्लिकेशन जो रूल है क्रॉस प्रोडक्ट में वो ये रूल फॉलो करती है। तो हमने कैलकुलेट किया था इनकी डिटर्मिनेंट जो कि हमें ये दी थी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट की यूज़ होती है। तो जैसे कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो आपको दिया हुआ है एंगुलर स्पीड, जैसे कि आप साइकिल पे जा रहे हैं या तो कार में जा रहे हैं, तो जो व्हील है उसकी एंगुलर स्पीड दी हुई है w और जो इसकी रेडियस है r। अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या है, लीनियर वेलोसिटी बोलने का मतलब हो गया कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या स्पीड से जा रही है, तो आपको उस केस में करना क्या है, w + r लेना है। तो आपको वेक्टर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। सेम है टेंजेंशियल एक्सेलरेट करने के लिए आपको जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको मल्टीप्लाई करना है r के साथ, पोजीशन वेक्टर के साथ। तो इसकी आपको वेक्टर प्रोडक्ट लेनी होगी। जब हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क बोलने का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ को टर्न करने में कितना एफर्ट लग रहा है। तो अगर आप इसे टर्न कर रहे हैं फोर्स F से, तो ये टर्न करेगी, तो जो मेजर होती है उस मेजर को मैं टॉर्क से रिप्रेजेंट करता हूँ। और टॉर्क कैलकुलेट करने की रूल ये है R क्रॉस F। तो इस केस पर भी हम वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं। और दूसरा केस है एंगुलर मोमेंटम निकालने का, तो उस केस में हम जो पोजीशन वेक्टर है उसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं मोमेंटम के साथ। तो ये हमें देती है एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स वेक्टर प्रोडक्ट के। तो हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करके इसे सिंप्लीफाई किया हूँ। नेक्स्ट करना क्या है कि कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करना है, मतलब कि a क्रॉस b लिखा हूँ और यहाँ b क्रॉस a है। तो अगर आप इसे टर्न करेंगे, मतलब कि a क्रॉस b लिखेंगे, तो आपको एक माइनस साइन मिलेगी यहाँ पर, जो हमने प्रॉपर्टीज़ में देखा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स में। तो जब ये माइनस हो गया और ये प्लस है तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो उसी तरह से बाकी सारा टर्म्स भी एक दूसरे से कैंसिल होगा, उससे आपको मिलेगा 0। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर a, वेक्टर b। तो हमें इसकी सम निकालनी है। तो ये बहुत ही ईजी है, और टर्म बाय टर्म आपको ऐड करना है। और यहाँ पर क्योंकि k टर्म नहीं है, मतलब कि वो क्या है, 0 है, तो आप लिख सकते हैं 0 k। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, b क्रॉस a। तो b क्रॉस a के लिए करना क्या है, क्योंकि b पहले आ रहा है तो b की कंपोनेंट यहाँ लिखूँगा। तो b यहाँ पर 1 1 -1 1 1 -1। सेम a है, i कंपोनेंट यहाँ एब्सेंट है, तो हमें लिखना होगा 0i कैप प्लस 4j प्लस 3k। 0i कैप 4j प्लस 3k। तो ये सीरियली आपको लिखना है, पहले i कंपोनेंट, फिर j कंपोनेंट, फिर k कंपोनेंट। तो इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा ये वेक्टर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। प्रूव दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर पैरेलल। तो जब वेक्टर a, इसे मैं मान लेता हूँ वेक्टर a है, ये इसे मान लेता हूँ वेक्टर b है। तो वेक्टर a और वेक्टर b ये दोनों कब पैरेलल होगा, जब इनकी एंगल क्या होगी, 0 होगी। तो हमें पता है, अगर मैं निकालता हूँ इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, अगर ये 0 होती है, ये क्या इंडिकेट करती है कि ये एक दूसरे से
पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ए क्रॉस बी का मतलब है ए बी साइन थीटा, और जब भी थीटा जीरो होगी तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी? जीरो होगी। तो जस्ट हमें इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, तो मैं यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। तो ए 2 - 3 - 1 2 - 3 - 1 और बी वेक्टर है -6 9 3 और जब मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो वो मुझे देती है 0, जो कि प्रूव करती है कि ए और बी वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल है। थैंक यू।